गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी हमारा जो पारद प्रकरण शुरू है, इसके अंदर पारद बंध लगभग खत्म होने आया है। तो ये जो पारद बंध अभी कंप्लीट होगा, फिर आगे सिर्फ दो चीजें बचती है हमारी पारद चैप्टर में, पारद विज्ञान चैप्टर में, शोधन और अष्ट संस्कार। तो वो भी हम इस वीक में देखेंगे। शोधन, सामान्य विशेष शोधन, और उसके भारत के 8 संस्कार। हालांकि 18 संस्कार काफी डिटेल में बताए हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो हम अष्ट संस्कार तक देखेंगे। और देखेंगे बाद में, अभी तो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो स्लाइड्स आगे मूव होगी, उसमें आप एक झलक देख सकते हैं कि पारद विज्ञान के इस चैप्टर के अंदर हम कितना कुछ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ से शुरू किया था, और बाद में उसके काफी सारे सिनोनिम्स हमने देखे, उसके टाइप्स देखे, पारद के 5 टाइप्स, उन सभी की डेफिनेशंस। फिर रसरत्न समुच्चय के अनुसार उसकी अकरेंस और उसके टाइप्स, इनका मतलब देखा था। आगे पारद उत्पत्ति जो श्लोक के अंदर हमने देखी थी। बाद में उसके सोर्सेस, नेचुरल, आर्टिफिशियल, उसकी अवेलेबिलिटी, उसके करंट सोर्सेस, उसकी ओर्स। फिर हिंगुल उत्पत्ति और हिंगुलोत्थ पारद, ये दोनों भी देखा था। आगे भारत के दोष के बारे में देखा था, इसका होमवर्क भी आप सभी ने बहुत अच्छे से किया है। फिर दोषों के बारे में डिटेल में देखा था हमने, हर एक 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 दोष के बारे में। तो इन दोषों के बारे में देखने के बाद भारत की ग्राह्य अग्राह्यता देखी थी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत की ग्राह्य अग्राह्यता। अंतः सुमेलो बहिरुज्ज्वलो, ये श्लोक आप बाय हार्ट ही कर लीजिए। आगे भारत की गति के बारे में देखा था। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड, जो है एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप करते हैं, तो इसको आप जरूर जरूर याद रखिए, भारत गति को। और बाद में भारत बंध अभी हम पढ़ रहे हैं। तो भारत को बांध लेने के लिए भारत को किस किस तरह से अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है या नहीं यूज किया जा सकता, उसके लिए हम भारत बंद पढ़ रहे हैं। लिक्विड मर्क्यूरी है, जिसे हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, ऐसी चंचलता, दुर्ग्रहत्व है। तो उसको दूर करने के लिए, उसको यूजेबल फॉर्म बनाने के लिए, या कुछ लोग ऐसा भी फॉर्म बना लेते हैं जो नॉन यूजेबल है या कुछ और ही यूजेबल है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं पारद बंद के अंदर। वैसे तो प्रैक्टिकली अगर आप पारदबंद बनाने वाले, प्रैक्टिकल में भी पारदबंद बनाने वाले हैं, तो ये शोधन के बाद, संस्कार के बाद आएगा। क्योंकि हम इसमें बहुत बार पढ़ रहे हैं कि अष्ट संस्कारित पारद लेना है, बाद में बंध बनाना है। तो अष्ट संस्कार तो पहले करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो पारदबंध अलग अलग तरह के हैं, वो सब हम प्रैक्टिकल में तो कुछ आते नहीं, लेते नहीं। तो ये सिर्फ हम थियोरिटिकल, थियोरी के बेसिस पे ही पढ़ रहे हैं पारदबंध। और आगे जो है संस्कार है, शोधन है, वो सब तो हम आगे प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। तो ये 25 पारदबंध के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो जिसके अंदर शायद 23 बंद हो चुके हैं। आप करेक्शन अगर कुछ है तो मुझे बताइए, है ना। जलबंध, अग्निबंध तक हमने पढ़ा था लास्ट। और सुसंस्कृत बंध, महाबंध, दो बंध बस बाकी रह गए हैं अभी, सुसंस्कृत बंध और महाबंध। अग्निबंध हो चुका है ना, आप मुझे एक बार फिर से चैट में बताइए कि जलबंध तो हुआ था, अग्निबंध भी हो चुका है ना। तो इस तरह से सुसंस्कृत बंध देखेंगे आज, महाबंध देखेंगे आज। तो ये पंचविंशति, 25 जो ये बंध है, भारत के बंध, ये कंप्लीट होंगे हमारे। फिर आगे एक और 26 बंध भी है, जलू का बंध। हालांकि ये कोई चिकित्सा कर्म में यूज में नहीं आता, फिर भी इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। और अभी आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी बंद को हमने पढ़ लिया था। जलबंध लास्ट हमने देखा था, अग्निबंध देखा था। कि अभी भारत के अंदर अभ्रक धारण करना, ये सब वो सब चीजें तो हो चुकी, लेकिन उसके अंदर बांधने के लिए पानी का उपयोग करना है। तो शिलातोय, शिलातोय कल हमने देखा था कि गंधक और हरताल को पानी में डाल के बाद में बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, वो शिलातोय बन जाता है। या फिर शैल पर्वत पे जो मिल जाता है, जो हैवी वाटर होता है, H2O नहीं लेकिन D2O होता है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ लिक्विड्स लेके पारद को उसके साथ प्रोसेस करते हैं, और उसका एक बंध बना लेते हैं। तो ये जो है जलबंध कहलाता है। और ये जरा मृत्यु रोगों का नाश करता है। और जैसे जैसे कल्प में फल बताया है, जो कोई भी औषधि कल्प लिखा हुआ है, उसके अंदर जो भी उसका फलश्रुति बताया है, वो फलश्रुति जरूर सिद्ध होती है, ऐसा जलबंध यूज करने पर। और फिर अग्निबंध के बारे में भी देखा था।
कि अकेला अष्ट संस्कारित पारद या फिर अभ्रक झारित पारद जो कुछ भी हमने लिया है वो, या फिर उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन भी है योग युक्त हो, या फिर उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन भी है, उसको जब हम अग्नि में लेके जाते हैं, है ना, धमातह यानी कि इंटेंस हीटिंग करते हैं, तो वो शायद गुटिकाकृति वो गुटिका बन जाती है। और उस गुटिका, वो गुटिका जो है ऐसी बन जाती है जो अक्षीणश्च अग्निबद्ध, तो वो जो है अग्नि में रखने पे अक्षीण है, कुछ क्वांटिटी में कुछ लॉस नहीं होता, तो इसको अग्निबंध बोलते हैं, अकेले पारद को या फिर उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन को। लेकिन यहाँ पे अकेला पारद, ओनली पारद, उससे क्या समझना है, अशुद्ध पारद नहीं, शुद्ध पारद नहीं। हाँ, इसमें अष्ट संस्कारित पारद होगा, शुद्ध तो होगा ही, अष्ट संस्कारित तो होगा ही, साथ में अभ्रक जीर्ण या शिलातोई तक हम प्रोसेस कर चुके होंगे उसको। और आगे आगे फिर जो है ये अग्निबद्ध भी बना सकते हैं। तो ये खेचरत्व प्रदान करता है हमें, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, खेचरत्व आदि, खेचरत्व आदिकृत स ही। तो खेचरत्व यानी कि उड़ने की क्षमता, अभी सचमुच में उड़ने की क्षमता मिलती होगी या नहीं वो तो मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं कभी किसी इंसान को उड़ते हुए। लेकिन हाँ, इसमें वो कल मैंने आपको बताया था कि आर्यभृषक बुक में इसके बारे में काफी अच्छा बताया हुआ है कि खेचरत्व यानी कि 100 योजन चलने की क्षमता। तो मैंने आपको कुछ होमवर्क जैसा भी बताया था कि एक योजन मतलब कितना किलोमीटर आपको ढूंढना था। अगर आपने ढूंढा है एक योजन मतलब कितने किलोमीटर, तो आप चैट में बताइए एक योजन यानी कि कितना किलोमीटर, और 100 योजन 100 योजन यानी कि कितने किलोमीटर चलने की क्षमता मनुष्य में आती है इस अग्निबंध भारत को। ओके, 1200 किलोमीटर मीत बता रहा है। और ये आप एक योजन का बता रहे हैं या 100 योजन का बता रहे हैं, 1200 किलोमीटर। तो ओके, 1 योजन इज इक्वल टू 12 किलोमीटर, है ना। तो 1200 किलोमीटर यानी कि भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक चल के जा सकते हैं, ऐसी ये क्षमता इसमें आ जाती है। मतलब कि मनुष्य की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ हाँ, लेकिन इस अग्निबंध में हमें एक चीज और भी याद रखनी है, इसको कंज्यूम नहीं करना है, इसको निगल लेना नहीं है, पेट में नहीं पहुंचा देना है। ऐसे जलबंध वाले पारद को या अग्निबंध वाले पारद को, जैसे हमने आगे पढ़ा ना कि कुछ बंध में ऐसा था कि 1/4 राजी का प्रमाण में उसको कंज्यूम करना है, या एक चावल प्रमाण में तंदुल मात्रा में उसको कंज्यूम करना है। अग्निबंध जलबंध में ऐसा नहीं होता, उसको सिर्फ मुंह में रखना होता है, पेट में गया तो मृत्यु निश्चित होती है। तो कुछ ऐसे बंध है जिनको बहुत बहुत ही कम मात्रा में यानी कि मुंह में रख के ही बस उसका असर हो जाता है, पेट में तो पहुंचाना नहीं होता उसको। तो जलबंध में, अग्निबंध में वो लागू होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, आज से हमारा नया जो टॉपिक है इसमें सुसंस्कृत बंध, तो ये कुछ उससे भी बेहतर होगा। सुसंस्कृत बंध, अभी यहाँ पे जो है मर्क्यूरी के साथ बहुत बहुत सारी औषधियों के बारे में भी बताया है। तो कुछ औषधि है आपकी कुछ पहचान वाली होगी, शायद कुछ नई होगी जिनको आप नहीं पहचानते हो, है ना। तो अब पहचान लीजिएगा, इसमें से जो कुछ भी आपको नया लगे या अनजाना लगे, द्रव्य गुण की बुक खोल के देख लीजिए, द्रव्य गुण में पूछ लीजिए। और ये जो हर्ब्स है, इन सभी के साथ पारद का ट्रिचुरेशन करना है, ट्रिचुरेशन यानी कि मर्दन करना है। तो पहले तो सारी औषधियों के नाम लिखे हैं यहाँ पे सुसंस्कृत बंध में। विष्णु क्रांता, विष्णु क्रांता से शुरू करके सह असुर, आपको दूसरी लाइन का यहाँ पे बीच में सह असुर, तो असुर तक, असुर असुर तक यहाँ पे वनस्पतियों के नाम लिखे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों स्टैंजा में वनस्पतियों के नाम लिखे हैं, और बाद में उसकी प्रोसीजर लिखी है। तो पहले औषधियों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है विष्णु क्रांता, विष्णु क्रांता के बाद है शशिलता, कुछ लोग इसको सोमलता भी बोलते हैं। तो शशिलता या सोमलता। बाद में है कुंभी, तो मैंने यहाँ पे कुंभी ही लिखा है, हालांकि ये जलकुंभी नाम से भी जाना जाता है। फिर है कनक, तो अभी कनक शब्द से हमें यहाँ पे धतूर लेना है, वैसे कनक जो है वो गोल्ड का भी सिनोनिम है, सुवर्ण गोल्ड का भी सिनोनिम है, लेकिन यहाँ पे वो अधिकरण नहीं है, यहाँ पे जो है हमें उसको नहीं लेना है। अ, ये जो है सभी वनस्पतियों के नाम चल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वनस्पति का ही नाम लेंगे, और कनक जो है सिनोनिम है धतूरे का। तो धतूर या फिर धोत्रा जिसको बोलते हैं, धतूर बोलते हैं, तो धतूरे को यहाँ पे लेना है। बाद में है मूलक, मूलक यानी कि मूली, हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं मूली, वही जो क्षार युक्त वनस्पति है। आगे है विशाला, विशाला यानी कि इंद्रवारुणी,
तो ये कुछ सिनोनिम है जो हमें रसरत्न समुच्चय के ट्रांसलेशन में या फिर उसकी टीका में मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली उसी को लिया है, विशाला यानी कि इंद्रवारुणी। इंद्रवारुणी नाम आपके लिए पहचाना हुआ रहेगा। बाद में है नागिनी कंद। नागिनी कंद यानी कि लक्ष्मणा का कंद। नागिनी जो है वो लक्ष्मणा का सिनोनिम है। तो लक्ष्मणा तो आप मैं समझता हूँ फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। अष्टांग हृदय में भी लक्ष्मणा के बारे में आता है, पूर्ण संवन विधि जो आती है सूत्र स्थान में, तो वहां पे लक्ष्मणा का उपयोग आता है, उसी को नागिनी भी बोलते हैं। फिर आगे है व्याघ्रपादी। व्याघ्रपादी। फिर है कुरंटक। ये सभी वनस्पतियों के नाम है, कुरंटक। फिर है वृश्चिकाली। वृश्चिकाली। उसके बाद है भशुंडी। भशुंडी बोलते हैं संस्कृत में, या हिंदी में बोलते हैं हस्तिशुंडी। तो भशुंडी या फिर हस्तिशुंडी। और फिर है हंसपदी। हंसपादी या हंसपदी। हंसपदी और सह असुर। असुर, असुर यानी कि राजी का, सरसों, राई। तो ये सभी वनस्पति, इन सभी वनस्पतियों के साथ लेना है, इन सभी वनस्पतियों को लेना है। वनस्पतियों का हम जिसका भी ताजा कल्क मिल जाए उनका ताजा कल्क लेंगे, नहीं तो शुष्क का भी कल्क बना सकते हैं। तो इन सभी को पेस्ट बना देंगे, इन सभी वनस्पतियों को लेके कितने प्रमाण में लेना है, तो हमेशा ही हम पारद से षोडशांश भाग में लेते हैं। जितना भी पारद लिया उससे 16वें भाग प्रमाण में उसको लेते हैं सभी को। और पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे पानी का उपयोग नहीं करना है। पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे गोमूत्र का उपयोग करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अप्रसूत गवाम मूत्रे ही। तो गवाम मूत्रे ही यानी कि गोमूत्र। गवाम मूत्र यानी कि गोमूत्र, लेकिन कैसा गोमूत्र, अप्रसूत। अप्रसूत यानी कि ऐसी गाय जिसकी प्रसूति नहीं हुई है, यानी कि बछड़े का, जो गाय का जो बछड़ा होता है उसका। उसमें भी आप वैसे चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं ये सब, कि अगर मूत्र वर्ग है उसमें अगर गाय का मूत्र लेना है तो हमेशा नारी का, नर का मूत्र नहीं लेते। तो वहां पे हम गाय का ही मूत्र लेंगे। और उसमें भी अप्रसूत गाय, उस गाय को कभी भी बच्चा नहीं हुआ ऐसा वाला, यानी कि बछड़े का मूत्र लेंगे हम, छोटी गाय जो होगी उसका मूत्र लेंगे। अप्रसूत गवाम मूत्र, बछड़े का मूत्र, उसके साथ उसको पेस्ट करना है, यानी कि पेस्ट बना लेनी है। तो इन सभी वनस्पतियां, उनका गोमूत्र में कल्क बनाना है। और हर एक वनस्पति जो है कितनी लेनी है, पारद से 16वां भाग। तो 16वां भाग वनस्पति लेके पारद के साथ उसकी पेस्ट, गोमूत्र के साथ उसकी पेस्ट बना के, और फिर उसको क्या करना है, मर्क्यूरी के साथ मिक्स कर देना है। और फिर वालुका यंत्र में उसका पाचन करना है। तो वालुका यंत्र, अभी ये टर्म आई यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है आप समझते होंगे, क्योंकि आप यंत्र चैप्टर पढ़ चुके हैं। शायद किसी को याद ना हो तो एक बार रिफर कर लीजिए वालुका यंत्र। तो वालुका यंत्र में उसका पाचन करना है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के साथ ये पेस्ट, लेकिन 1/16 पार्ट। तो इस तरह से पेस्ट बनाएंगे और मर्क्यूरी के साथ इसका पाचन कर देंगे वालुका यंत्र में। जब वालुका यंत्र में इसका पाचन हो गया, सही सही तरीके से पाक हो गया इसका, तो पक्व में वो जब इसका पाक हो गया, तब क्या करना है, मृत लोहे ही मर्दितम। मृत लोहे ही मर्दितम। तो मृत लोह यानी कि भस्म। तो ये जो भस्म, लोह जो होते हैं, दूसरे लोह जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, है ना, उन सभी की भस्म जब हम बना देते हैं, उन भस्मों को इस पारद के साथ, ये इसमें पाक किए हुए पारद के साथ मर्दन करना है। तो ये जो पाक किया है यहाँ पे वालुका यंत्र में पाक किया है, और बाद में पारद हमने निकाल लिया वालुका यंत्र से, तो धीरे धीरे पाक होता है ना, वालुका में इनडायरेक्ट हीटिंग होती है। तो वहां से पाक करके फिर जो धातुओं की भस्में है, उन धातुओं की भस्मों को इसके साथ मर्दन करना है। और फिर से एक बार पाक करना है, विपचेत रसम। विपचेत यानी कि उसको फिर से एक बार पाक करना है, तो दूसरी बार यहाँ पे पाक करना आ गया है। और बाद में क्या करना है, यंत्रेशु मूर्छा सूतानाम। तो सूत, सूत यानी कि पारद, सूतानाम यानी कि पारद को, यंत्रेशु यंत्र के अंदर, मूर्छा यानी कि पारद का मूर्छन करना है अभी यहाँ पे। तो यंत्रेशु सिर्फ लिखा है यंत्र में, तो कौन से यंत्र में, आपको जो भी यंत्र चाहिए उसमें कर सकते हैं। यानी कि पारद का, पारद की मूर्छा करने के लिए, पारद का मूर्छन करने के लिए जो भी यंत्र उपयुक्त तो होते हैं, उनमें से कोई भी एक यंत्र आप ले सकते हैं और उसमें उसकी मूर्छा कर सकते हैं। एष कल्पः सुसंस्कृतः। सूता नाम के बाद क्या लिखा है, एष कल्पः सुसंस्कृतः। तो बाद में धातु भस्म के साथ, पहले इन सभी कल्क के साथ, गोमूत्र के साथ पेस्ट बना के वालुका यंत्र में पाक किया।
पाक करने के बाद धातु भस्म के साथ मर्दन किया, फिर से एक बार पाक किया, और फिर से यंत्र में उसका मूर्छन भी कर दिया। तो इस तरह का तीन तीन बार अलग अलग प्रोसेस करके बनाया हुआ पारद जो है वो सुसंस्कृत कहलाता है। अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से इसके संस्कार हुए हैं यहाँ पे, तो ये कहलाता है सुसंस्कृत। तो ये इसी बंध को बोलते हैं सुसंस्कृत बंध। लेकिन फिर आगे इसका उपयोग नहीं बताया है रसरत्न समुच्चय ने, कि इतना अच्छा बढ़िया हमने भारत बना लिया, फिर उपयोग क्या करना है इसका। लेकिन हमें समझना है, लिखा नहीं है यहाँ पे सुसंस्कृत बंध का उपयोग रसरत्न समुच्चय में, लेकिन हमें समझना है कि ये बहुत ही अच्छा पारद बंध कहलाता है, और ये देह वेद में उपयोग में आएगा। ये जब हमें मर्क्यूरी का उपयोग करके, रसभस्म का उपयोग करके रसायन कर्म करना होगा, है ना, हमें जरा व्याधि को दूर करना है, बुढ़ापे को दूर करना है, तो उसमें ऐसे पारद को हमें उपयोग करना चाहिए। वही पारद का सबसे अच्छा उपयोग है। चिकित्सावाद अब हम उपयोग में लेते हैं, बहुत अच्छा है। लोहवाद और बढ़िया है। देह वेद उससे भी बहुत अच्छा है, तो देह वेद में इसको उपयोग किया जाता है सुसंस्कृत बंध को। और इसमें इतनी सारी वनस्पतियों औषधियों का भी उपयोग किया है, तो उन सभी औषधियों के गुण भी उसके अंदर आते हैं। तो ये था सुसंस्कृत बंध। इसमें तीन स्टेप है, तीन प्रोसीजर है, आप इन तीनों को अच्छे से क्रमानुसार याद रख लीजिए, तो सुसंस्कृत बंध आपको इजीली याद रह जाएगा। और ये सभी वनस्पतियों के नाम जैसे श्लोक में दिए है वैसे ही आप याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। या फिर अगर नहीं याद रहता, बार बार याद करने में भी नहीं याद रहता, तो आप विष्णुक्रांता, शशिलता एटसेट्रा ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे है महाबंध। तो ये 25वां बंध है, सबसे लास्ट है ना। तो ये इसका नाम महाबंध बोला है, ये एक महान बंध है, बहुत बहुत ही अच्छा बंध है ये। तो इसमें क्या बताया है कि मर्क्यूरी जो है उसको हेमना वा रजतेन वा, हेमना, हेम यानी कि गोल्ड, रजत यानी कि सिल्वर, तो हेम या फिर रजत दोनों में से किसी एक के साथ, तो या तो सोने के साथ या तो चांदी के साथ क्या करना है, सहचरो यानी कि उसके साथ क्या करना है, धमातो, धमातो यानी कि इंटेंस हीट करना है या फिर हीटेड वेल। मर्क्यूरी लेंगे उसको या तो सोने या चांदी, मतलब कि कोई भी एक बहुत अच्छी शुद्ध धातु के साथ उसको मिला लेंगे, गर्म करके मिला लेंगे, ट्रिक्यूरेट करके भी मिला सकते हैं या फिर गर्म करके भी बहुत आसानी से मिला सकते हैं। तो क्या होता क्या है कि इस तरह से यहाँ पे जो मर्क्यूरी लेना है वो भी आपको समझना है कि ये जो पारद है ये कैसा है, ये सुसंस्कृत बंध तक पहुंचा हुआ पारद है ये, मतलब कि इसमें सब बाकी के सारे बंध हो चुके हैं और बाद में ये महाबंध तक पहुंचा है, तो लास्ट में उसमें सोना या फिर चांदी मिला के उसको अग्नि में गर्म करते हैं, तो फिर क्या होता है, व्रजत्ये एकताम यानी कि उसकी गोली बन जाती है, ये गुटिकाकार, गुटिकाकार यानी कि उसकी गोली बन जाती है। और ये कैसी बन जाती है, अक्षीण, अक्षीण यानी कि अग्नि पे इसका क्वांटिटी लॉस नहीं होता। तो इतने सारा सुसंस्कृत बंध तक हम पहुंच गए, और बाद में अगर हम महाबंध भी बनाना चाहते हैं तो उसमें गोल्ड और सिल्वर भी हमें ऐड करना चाहिए और उसको अग्नि में काफी सारा हीट करना चाहिए। तो लास्ट में क्या हो जाता है कि वो एक गुटिका फॉर्म में बदल जाता है, गुटिका यानी कि एक जो है घनीभूत टैबलेट फॉर्म में वो बन जाता है। और उस वो गुटिका कैसी होती है तो उसके बारे में काफी सारी चीजें लिखी है, जैसे कि वो जो है निबिड़ो गुरुहु, तो गुरुहु यानी कि हैवी होती है, या फिर दीर्घ, काफी बड़ी, और उज्जवल, दीर्घ उज्जवल यानी कि वेरी शाइनी, बहुत ही शाइनिंग वाली होती है। फिर आगे क्या लिखा है, चूर्णत्वम पटुवत, चूर्णत्वम पटुवत यानी कि अगर उसको हम प्रेशर करते हैं, अगर उसके ऊपर समझ लीजिए कुछ आघात करते हैं या उसके ऊपर कुछ प्रेशर करते हैं, तो पटु, पटु यानी क्या है, पटु यानी कि नमक, पटु मतलब नमक, सॉल्ट। तो अगर उसके ऊपर प्रेशर करते हैं, उसके ऊपर आघात करते हैं, तो वो नमक के जैसी चूर चूर हो जाती है। तो ये उसकी सभी परीक्षा है कि महाबंध सही तरीके से बना है या नहीं, है ना। महाबंध बनाने में तो सिर्फ इतना ही है, सुसंस्कृत बंध तक हम पहुंचे थे, फिर आगे उसमें गोल्ड और सिल्वर मिला के उसको इंटेंसली हीटिंग करो तो उसकी गोली बन जाएगी। इस प्रोसीजर उतनी ही है, लेकिन बाद में बताते हैं कि ये महाबंध कैसा होगा। तो ये अक्षिणो निबिड़ो, ये हीट रेजिस्टेंट होगा, ये गुरु या हैवी होगा, ये गुटिकाकार, ये टैबलेट बन जाएगी, और ये अति दीर्घ उज्ज्वल, ये वेरी शाइनी होगा,
चूर्णत्वम पटुवत, इसके ऊपर अगर हम प्रेशर करते हैं, चूर्णत्वम पटुवत प्रयाति, अगर इसके ऊपर हम प्रेशर करते हैं तो ये नमक के जैसे दाने दाने हो जाएंगे। मर्क्यूरी के दाने दाने नमक के जैसे होते नहीं है ना, मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी प्रोसीजर करके उसको महाबंध तक लेके जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि नमक के जैसा दानेदार मर्क्यूरी ये हो जाता है। निहतो घृष्टो न मुंचेन मलह, चूर्णत्व पटुत्व पटुवत प्रयाति, हमने देखा कि उसके ऊपर हम आघात करते हैं, प्रेशर करते हैं तो दानेदार मर्क्यूरी हो जाता है। आगे लिखा है निहतो घृष्टो न मुंचेन मलह, निहतो घृष्टो न मुंचेन मलह, यानी कि अगर हम उसको किसी खरल में लेके, निहतो घृष्टो अगर हम उसको घिसते हैं, अगर उसके हम खरल में लेके ट्रिचुरेट करते हैं, न मुंचेन मलह, उसमें से कुछ भी मलभाग बाहर निकलता नहीं। मतलब पारद ने जो कुछ भी अंदर हमने डाला है सब कुछ बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, वो बहुत शुद्ध है, वो संस्कारित है, वो महाबंध से बद्धित है, इसमें से कुछ भी मल बाहर नहीं निकलता। निहतो घृष्टो न मुंचेन मलह, यानी कि इट डज नॉट प्रोड्यूस मल ऑन ट्रिचुरेटिंग, खरल में लेके अगर हम उसको ट्रिचुरेट करते भी है तो इसमें से कुछ भी मल बाहर निकलता नहीं, जो कुछ भी है सब सार भाग है उसके अंदर, मल भाग कुछ भी नहीं है। निर्गंधो, इसमें कोई भी स्मेल भी नहीं होती, किसी तरह की कोई स्मेल इसमें आती नहीं। इसमें कांतलोह वगैरह की चीजें हमने पहले ऐड की थी है ना, तो ऐसे इसमें क्या गुण हो जाते हैं कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब करने वाला हो जाता है, कुछ भी बाहर छोड़ता नहीं सिवाय ऊर्जा के। तो फिर क्या लिखा है, निर्गंधो, यानी कि इसमें से कोई स्मेल नहीं आती, डज नॉट हैव स्मेल। फिर लिखा है द्रवती क्षणात, द्रवती क्षणात, उसको अगर हमने गर्म किया, अ, उसको अगर हमने लिक्विफाई करना चाहा तो वो तुरंत ही लिक्विफाई हो जाता है, मतलब कि वो तुरंत ही लिक्विफाई हो जाता है। और सही, इसी को क्या बोलते हैं, महाबंध अभिधानो रसः, इस ऐसे ही पारद को महाबंध बोलते हैं। तो अगर उसको गर्म किया तो वो कुछ क्वांटिटी लॉस नहीं होता, सिर्फ लिक्विफाई हो जाता है, और प्रेशर करने पे वो चूर चूर नमक के जैसा हो जाता है, कुछ मल बाहर नहीं निकलता, ये बहुत ही हैवी होता है, बहुत ही शाइनी होता है, और ये हीट रेजिस्टेंस भी होता है। तो ऐसा बन जाता है अगर पारद, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, महाबंध। तो आप देखिए इसमें ना आपको थोड़ी थोड़ी अलग अलग क्वालिटीज भी दिखेगी, ये हीट रेजिस्टेंट है फिर भी ये तुरंत ही पिघल जाता है, ये पिघल भी जाता है, और अगर पिघलाना नहीं है इसके ऊपर प्रेशर किया तो ये नमक के जैसा चूर चूर हो जाता है। तो बहुत सारी वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाती है जब ये महाबंध बन जाता है तब। तो ये तो महाबंध तक हमने पढ़ा, यहाँ पे भारत के 25 बंध पूरे होते हैं, और 26वां बंध आगे हम देखेंगे अभी। हालांकि 26वां बंध जो है वो चिकित्सा प्रयोजन के लिए नहीं है, उसको सिर्फ हम जानकारी के लिए जानेंगे। तो आगे है झलूका बंध। झलूका, झलूका वैसे झलूका या लीच आपने देखी होगी है ना, कैसी होती है। अगर किसी ने लीच नहीं देखी तो एक बार हम देख लेते हैं। लीच एक तरह का सजीव होता है, उसके शेप का हमें भारत को बनाना है। तो बस उसी के नाम से देखिए, ये एक जो हमारा खून चूसता रहता है, ये जो लीच है ना, ये जलो है। अपने वैसे आप जानते ही होंगे, आप आयुर्वेद फर्स्ट ईयर पढ़े हैं इसलिए, कि जलुका कैसी होती है। तो ऐसा, ये इसमें जलुका नहीं डाली जाती है ना, ये जलुका को इसके अंदर डालने का कोई प्रावधान नहीं है। बस इसका जो अपीयरेंस होता है, इसका जो देखाव होता है, वो सिर्फ जलुका के जैसा बन जाता है, तो इसलिए उसको जलुका बंद बोलते हैं। तो अभी ये जलुका बंद कैसे बनाना, उसके बारे में भी थोड़ा सीखेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, सूते गर्भे, सूते गर्भ नियोजिता, सूत यानी कि पारद, उसके गर्भ में क्या डालना है, नियोजिता अर्ध कनके पादांश नागे अथवा, अर्ध कनके पादांश नागे अथवा, तो जितना मर्क्यूरी लिया है, समझ लीजिए मैंने 100 ग्राम मर्क्यूरी लिया है, तो उससे आधा कनक, कनक यानी कि सुवर्ण। अभी यहाँ पे मैंने कैसे कनक मतलब सुवर्ण लिया, आगे की जो श्लोक थी वहां पे कनक मतलब धतूरा लिया था है ना। तो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आप समझते हैं ना, अधिकरण, कि कहाँ पे क्या अर्थ लेना है। यही तो हम तंत्र युक्ति में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, कि कनक मतलब यहाँ पे हमें धतूरा लेना था, क्योंकि वहां पे सभी वनस्पतियों की बात चल रही थी। और यहाँ पे मुझे कनक मतलब गोल्ड लेना है, क्योंकि यहाँ पे सभी मेटल की बात चल रही है। आगे नाग लिखा है, नाग यानी कि लेड। तो यहाँ पे मर्क्यूरी के अंदर उससे हाफ पार्ट गोल्ड डालना है, सुवर्ण डालना है, या फिर अगर हाफ पार्ट गोल्ड नहीं डाला
तो फिर 1/4 पार्ट नाग, नाग यानी कि लेड, सीसू लेड डालना है हमें। तो मर्क्यूरी 100 ग्राम लिया है, तो या तो मैं उसमें 50 ग्राम मर्क्यूरी डाल, सॉरी 50 ग्राम, 100 ग्राम मर्क्यूरी में 50 ग्राम गोल्ड डालूंगा, या फिर उसका 1/4 यानी कि 25 ग्राम लेड डालूंगा। 100 ग्राम मर्क्यूरी, उसके सामने या तो 50 ग्राम गोल्ड ऐड करो, वरना फिर 25 ग्राम लेड ऐड करो, दो में से कोई भी एक चलेगा। तो इस तरह से मर्क्यूरी के अंदर वो मिक्स हो जाएगा। दीपन संस्कार युक्त मर्क्यूरी होगा तो तुरंत ही मिक्स हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है, कुछ वनस्पतियां उसके अंदर ऐड करनी है। तो फिर यहाँ से पंचांगुष्ठ से लेके वनस्पतियों के नाम शुरू होते हैं ना। तो ये जो है ना, इसमें भी कुछ ग्रुप बना के रखे हैं। तो पंच पंच शब्द यहाँ पे दिख रहा है आपको कर्सर के पास, वहां से लेके एंड तक वहां पे क्या लिखा है, बीजय ही तथा, बीजय ही तथा। तो हमें यहाँ पे इन सभी वनस्पतियों के बीज लेने हैं। तो पंचांगुष्ठ, पंचांगुष्ठ यानी कि क्या आप जानते हैं, एरंड है ना, आप पढ़ चुके हैं। एरंड यानी कि पंचांगुल भी बोलते हैं, पंचांगुष्ठ गंधर्व हस्त, ऐसा सब उसके सिनोनिम है। तो पंचांगुष्ठ यानी कि एरंड, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, बीजे ही यानी कि एरंड बीज। बाद में पंचांगुष्ठ के बाद क्या लिखा है, शालमली। तो हमें शालमली के बीज लेने हैं। शालमली भी आप जानते हैं, हमारे कैंपस में शालमली के काफी सारे पेड़ है, आपने देखे भी होंगे है ना। शालमली या फिर शिमड़ो, जिसे गुजराती में शिमड़ो बोलते हैं, शालमली। बाद में क्या लिखा है, कृतमदा। कृतमदा, अभी कृतमदा जो है ना, भांग का सिनोनिम है, भांग। आप सभी ने भांग का नाम तो सुना ही होगा। तो भांग का जो पौधा होता है उसके बीज भी हमें मिल जाते हैं। तो कृतमदा यानी कि भांग, तो भांग के बीज। और बाद में लिखा है श्लेष्मात, तो श्लेष्मात के, या हम जिसे श्लेष्मांत तक नाम से जानते हैं, उसके बीज लेने हैं। तो इन सभी के बीज ले लीजिए। फिर आगे लिखा है तद्वत, तद्वत तेजिनी, तद्वत तेजिनी। तो उसके बाद तेजिनी, उसका चूर्ण लेना। अभी यहाँ पे लिखिए, लास्ट में चूर्ण लिखा है, क्या लिखा है, चूर्ण। फलजय, फलजय ही चूर्ण, हाँ, तो इन सभी के चूर्ण लेने हैं। तद्वत, तद्वत तेजिनी, तो तेजिनी का हमें चूर्ण लेना है। तेजिनी, बाद में लिखा है कोलकाख्य। तो कोलकाख्य, कोलकाख्य क्या होता है, कोल के जैसा, मात्रा में कोल के जैसा दिख रहा है, वो बदर होता है, बोर, जैसे हम बोर बोलते हैं गुजराती में या संस्कृत में बदर बोलते हैं। तो कोलकाख्य यानी कि बदर, उसका फल मज्जा का, बदर फलजय ही यानी कि बदर फल मज्जा का चूर्ण लेना है। तो बाद में क्या लेना है, तिल। तो तिल का चूर्ण, तिल तो आप सभी जानते हैं, तिल। बाद में है पत्र, पत्र यानी कि तमाल पत्र, तो उसका पत्र का भी चूर्ण लेना है। तो इन सभी के बीज लेने हैं, बीज का भी हम चूर्ण बना देंगे, और बाकी का भी चूर्ण ले लेंगे, तिल का चूर्ण, तमाल पत्र का चूर्ण। इन सभी के चूर्णों को लेके तब तक खलवो में लेके जाना है। तो तब तक खलव यंत्र, यहाँ पे एक यंत्र आ गया, तब तक खलव यंत्र। तो वो क्या होता है आप जानते हैं, है ना, हमने खलव यंत्र पढ़ चुके हैं। वर्तुलाकार खलव यंत्र, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकृति खलव यंत्र, या फिर तब तक खलव यंत्र, तीन तरह के पढ़े थे। तो उसमें जो तब तक खलवा यंत्र है, जहाँ पे हीटिंग प्रोसेस भी चलता है और ट्रिचुरेटिंग प्रोसेस भी चलता है, दोनों ही साथ साथ में चलता है। तो ऐसे तप्त खल तले निधाय, तपते खल तले निधाय। तो तब तक खलवा यंत्र में इन सभी वनस्पतियों को लेना है। कौन कौन सी, एरंड बीज, शालमली बीज, कृतमदा यानी कि भांग के बीज, श्लेष्मांतक के बीज, इन सभी के बीजों का चूर्ण बना देंगे। फिर उसके बाद तद्वत यानी कि उसके जैसे ही तेजीनी का चूर्ण, कोलकाख्य फल मज्जा का चूर्ण, तिल का चूर्ण और पत्रक का चूर्ण, इन सभी का हम चूर्ण बना देंगे। और तब तक हलवा यंत्र में पारद के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी वनस्पतियों की नहीं लिखी, लेकिन हमें बाय डिफॉल्ट हमें अनुक्त जो है हमें समझना चाहिए कि 16वां भाग, 1/16 पार्ट सभी को लिया जाता है। तो 16वां भाग सभी को लेके उनके चूर्ण को पारद के साथ तब तक हलवा यंत्र में ऐड करना है। अभी तब तक खलवा यंत्र में कैसा पारद लिया है, तो हाफ स्वर्ण या फिर 1/4 नाग, हाफ स्वर्ण या फिर 1/4 नाग ऐड किया हुआ पारद हमने लिया है। तो ऐसा वाला पारद, और बाद में इन सभी वनस्पतियों का चूर्ण। तो इन सभी वनस्पतियों का चूर्ण के साथ हम तब तक खलो यंत्र में यानी कि गर्म भी करते जाते हैं, ट्रिचुरेट भी करते जाते हैं। तो लास्ट में क्या हो जाता है, वो एक पेस्ट बन जाती है, पेस्ट जैसी बन जाती है। और उस पेस्ट को फिर हम जलुका जैसा स्वरूप भी हाथ से दे सकते हैं। वो जो पारद की एक पेस्ट बन जाएगी, उस पेस्ट को हम शेप भी दे सकते हैं जलुका के जैसा। तो वो वही जलुका बंद कहलाता है। तो ये जो है जलुका बंद है। तो अगर पारद में से जलुका बंद बनाना है तो क्या करना है,
अष्ट संस्कारित पारद लिया हमने। उस अष्ट संस्कारित पारद में हाफ क्वांटिटी गोल्ड या फिर वन फोर्थ क्वांटिटी नाग ऐड करके इन सभी वनस्पतियों के चूर्ण के साथ हमें उस लिक्विफाइड पारद को गर्म करते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो लास्ट में एक पेस्ट बन जाती है, और वो पेस्ट जो बन जाती है जलोका के जैसी, है ना, जलोका के जैसी जो पेस्ट बन जाती है, दिखती है जलोका के जैसी, उसी को जलोका बंध बोलते हैं। लेकिन हमने पहले ही सीखा है कि जलोका बंध को हमें यूज नहीं करना है चिकित्सा में। यहाँ पे पहले ही देखा है ना, 64 नंबर श्लोक में सीख लिया हमने। केचिद वदंती षड्विंशो, कुछ कुछ लोग 26वां जलोका बंध भी बोलते हैं, जलोका बंध संज्ञक स तावत न इष्यते देहे। इसको देह में यानी कि चिकित्सा में, चिकित्सावाद में, लोहवाद में, देहवाद में कहीं पे भी इसको यूज नहीं करते। इसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज करते हैं? स्त्रीणाम द्रावे। स्त्रीणाम द्रावे यानी कि फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गेजम के लिए उनको जब संभोग करते हैं तो चरम सुख की प्राप्ति के लिए उसका बस यूज किया जाता है। तो वहां पे अतिशस्यते, वहां पे वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो ऐसा रसरत्न समुच्चय ने बताया है। यूज कैसे करना जलोका बंध को, वो भी देख लेते हैं। तो ऐसा जलोका बंध बन तो गया। अभी इसे जलोका बंध को यूज कैसे करना, हाँ इसको भी खा नहीं सकते। हम जैसे बात कर रहे थे ना कि जलबंध के बारे में, अग्निबंध के बारे में, उसको खा नहीं सकते, उसको पेट में गए तो इंसान मर जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे गंधक नहीं है ना, देखिए कहीं पे, जहां जहां कहीं पे भी गंधक नहीं है वहां पे पारद को खा नहीं सकते। वो सब फ्री मर्क्यूरी होता है, उसको खाया तो इंसान मर जाएगा। गंधक तो होना चाहिए। तो या फिर उसको बहुत बहुत कम क्वांटिटी में यूज करना होता है। तो यहाँ पे तो बहुत कम क्वांटिटी में भी यूज करने की बात नहीं, जलों का जैसा बहुत बड़ा शेप बनाने की बात है ना। तो उसको यूज कैसे करना वो भी देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा है पोटेंशिएशन, उसके बाद का श्लोक है नेक्स्ट। यहाँ पे समुच्चय में क्या लिखा है? 93 नंबर श्लोक है ना। तो आगे यहाँ पे 94 नंबर श्लोक में लिखा है कि इसका और पोटेंशिएशन कर सकते हैं, इसके अंदर और कुछ संस्कार कर सकते हैं। तो झलुका बद्ध पारद, हमने पारद का झलुका बंध बना लिया है। उस झलुका बंध बना लिए गए पारद को और स्वेदन करना है, इसमें और प्रोसेस करनी है। तो स्वेदन किस में करते हैं, कौन से यंत्र में, आप जानते हैं, है ना। स्वेदनी यंत्र या फिर दोला यंत्र, उसमें हम उसका स्वेदन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कैसी कैसी वनस्पतियों के बारे में उपयोग है, आप थोड़ा देखिएगा, है ना। कपिकच्छु रोम पटल, क्या लिखा है श्लोक में? स एस स्य, इसको, इसको मतलब 93 नंबर श्लोक में जो लिखा है उसको, यानी कि जलु का बंध पारद को। स एस स्यात्, क्या करना है? कपिकच्छु रोम पटल, आप जानते हैं कपिकच्छु? आप में से कितने लोग कपिकच्छु को जानते हैं, आप बताइए जरा, है ना, मुझे चैट में बताइए कपिकच्छु मतलब क्या है। शायद आप जानते होंगे कपिकच्छु को, वो कौन सी वनस्पति है? आप चैट में बताइए कपिकच्छु मतलब कैसा होता है। तो उसके बीज के फोटो आ रहे हैं। कौच, अब कौच जानते हैं ना, कौच के बीज, लेकिन उसकी फली का फोटो दिखाना चाहूंगा मैं, क्योंकि हमें यहाँ पे उसका रोम पटल लेना है, बीज नहीं लेना है। ये वाला फोटो, ये अच्छा फोटो है थोड़ा। तो इस तरह से उसकी फली होती है, उसकी जो फली है वो इस तरह से होती है। तो कभी कच्चू के बीज तो हम आजकल बहुत बार प्रयोग में लेते हैं। जब भी कभी हमें कुछ लॉस ऑफ लिबिडो, इस तरह की कुछ मेल सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी की उपयोग में आती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दवाई का फोटो भी है, विरकोमैक्स लिखा हुआ है। तो वैसे तो हम बहुत बार कपी कच्चू के बीज का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है पता है, ये कपी कच्चू की फली है। तो रोम पटल, इसका श्लोक में क्या लिखा है? कपी कच्चू रोम पटल। तो कपिकच्छु रोम पटल, इसका जो बाहर का भाग होता है ना, इसके अंदर ऊपर बहुत छोटे छोटे रोम होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा खुजली करवाने वाला होता है। इसको हम, अगर हम इसको टच भी करते हैं तो हमें बहुत खुजली उत्पन्न हो जाती है। अगर मैंने इसको छू लिया तो मेरे पूरे शरीर में इतनी इचिंग उत्पन्न हो जाएगी, वो जाएगी नहीं, 1-2 दिन तक रहती है। बहुत बहुत ही इचिंग करने वाला ये होता है कपिकच्छु। तो आई होप आपने शायद ये देखा होगा, प्रैक्टिकली भी देखा होगा, या फिर आपने सीखा होगा द्रव्य गुण में भी। तो कभी कच्चू के बारे में देख लीजिएगा एक बार, उसके बीज का उपयोग तो हम बहुत बार करते हैं। लेकिन रोम पटल की बात है यहाँ पे, क्या है, कपी कच्चू का जो फली होती है उसका बाहर का भाग, उसके बाहर जो रोम होते हैं उसको लेना है। उसका बेसिकली काढ़ा बना लेते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं, उसका क्वाथ बना लेते हैं। बाद में बाकुची,
बाकुची भी शायद आप जानते होंगे इसको। संस्कृत में बाकुची बोलते हैं, हिंदी में बाकुची बोलते हैं, गुजराती में बाउची बोलते हैं। तो वैसे तो ये एक ल्यूकोडर्मा को ठीक करने वाली औषधि के रूप में हम आज के समय में यूज करते हैं। लेकिन ये भी बहुत इचिंग करवाता है, बहुत ही इचिंग शुरू करने वाला, इचिंग ठीक करने वाला नहीं, इचिंग शुरू करने वाला। कपिकच्चू भी इचिंग शुरू करने वाला ऐसे द्रव्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकुची का तेल। अभी यहाँ पे कपिकच्चू रोमो पटेल है, आगे क्या लिखा है, चंद्रावती तैल के। चंद्रावती यानी कि बाकुची, तो चंद्रावती का तेल, बाकुची में से तेल भी मिलता है। चंद्रावती तैल के, कपिकच्चू रोमो पटेले, चंद्रावती तैल के। आगे लिखा है चंद्रे। चंद्र यानी कि कपूर है ना, आप कपूर तो आप जानते ही है सभी लोग। तो चंद्रे यानी कि कपूर के अंदर, तो कपूर लेना है। बाद में टंकण। टंकण क्या है आप जानते हैं, टंकण के अंदर फिर काम। तो ये वैसे इसको काम भी बोलते हैं, या फिर उसको हिंदी में काम दमनक भी बोलते हैं, काम दमनक। तो काम, बाद में पिप्पली तो आप जानते ही है, पिप्पली जले। तो टंकण, काम दमनक और पिप्पली, इन सभी का पिप्पली का क्वाथ बना लेते हैं, उसमें टंकण काम दमनक ऐड कर देते हैं। काम दमनक का पिप्पली का क्वाथ, अंदर टंकण ऐड कर दिया, कपूर ऐड कर दिया, कपिकच्चू रोम पटेल ऐड कर दिया, बाकुची का तेल ले लिया। इन सभी चीजों में क्या करना है, स्विन्ना। स्विन्ना यानी कि स्वेदन करना है। तो झलुकाबद्ध पारद इज गिवन स्वेदन, उसका स्वेदन करना है किसमें, इन सभी लिक्विड के अंदर। तो इसमें से जो भी लिक्विड हम बना सकते हैं, कपिकच्चू रोम पटल का काढ़ा बना सकते हैं, बाकुची का तो तेल बोल ही दिया है, कपूर और टंकण को सिर्फ पानी में डालना है, वहां पे उसको कुछ गर्म तो नहीं कर सकते। तो कपूर और टंकण को पानी में डाल के कामदमनक का काढ़ा बना सकते हैं, पिप्पली का काढ़ा बना सकते हैं। तो जो कोई भी क्वाथ बनाना है, जल बनाना है, तेल बनाना है, इन सभी का लिक्विड बना लेना है। और इन लिक्विड में कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा अर्थ लेते हैं कि हर एक के अलग अलग लिक्विड बनाना है, या फिर एक ही साथ में सबको ले लिया तो भी चलेगा। इन सभी को एक साथ में लेके स्वेदन करना है, दोला यंत्र में या फिर स्वेदनी यंत्र में हम इसका स्वेदन करेंगे। झलुकाबद्ध पारद को इसका स्वेद दे देंगे। बाद में क्या करना है, तप्त खलतले विमर्ध्य। तो बाद में इसका स्वेदन करने के बाद उस पारद को फिर से एक बार तप्त खल झलुकाबद्ध पारद को, ऐसा स्वेदन किए हुए पारद को फिर से एक बार तप्त खलव यंत्र में लेंगे, और विमर्ध्य फिर से एक बार मर्दन करेंगे। और मर्दन करके फिर क्या बनाएंगे इसकी, विधिवत यत्नात् वटी। विधिवत यत्नात् वटी, तो फिर उसकी वटी बना लेंगे। वटी अगर उसको मुंह में रखने के लिए प्रयोग करना है ना, इसको भी क्या करना होता है, खाना नहीं है, पेट में पहुंचाना नहीं है, सिर्फ मुंह में रखे रहना है, सिर्फ और सिर्फ मुंह में रखे रहना है। तो विधिवत वतनात् यति, यत्नात् वटी, वटी या कृता। तो या यहाँ पे आगे के जो है ना, 94 नंबर श्लोक के बाद के श्लोक है, वहां पे इसके काफी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे साथ में ही लिख लिया है कि या तो उसकी वटी बना लो, या फिर उसका वलई बना लो, या फिर उसकी जलुका बना लो। तो जलुका बंद है तो जलु बेसिकली तो जलुका बनाते हैं, या फिर वटी या फिर वलई भी बना लेते हैं। वलई यानी कि रिंग, रिंग बना लेते हैं उसकी, या कुर्ता, इसको ऐसे बना लेते हैं, इसका शेप ऐसा दे देते हैं। बाद में उसका क्या सा, उसका क्या उपयोग है, स्त्रीणाम मद दर्प नाशन करी। स्त्रीणाम मद दर्प नाशन करी यानी कि स्त्रियों का जो या तो मद होगा या फिर दर्प होगा, जो कुछ भी होगा उसका नाश करेंगे। ख्याता जलुकावरा, तो ऐसी ऐसा जो पारद बंध है उसी को जलुका बंध बोलते हैं। तो अभी ये जो स्त्री मद दर्प नाश है वो क्या है, वट्टी का, वलय का, जलुका का उपयोग कैसे करना है ना। तो वैसे इसके और बहुत बहुत सारे श्लोक है, लेकिन हम वहां पे डिटेल में नहीं जाते। मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि उपयोग कैसे करते हैं इसका। तो ऐसा जो जलुकाबद्ध पारद बना लेते हैं, तो अगर मैंने इसकी वटी बनाई है ना, वटी यानी कि टैबलेट बनाई है, तो उसका उपयोग कैसे करते हैं, जब पुरुष स्त्री का समागम होता है, संभोग होता है, तो उस समय पे पुरुष जो है इस वटी को अपने मुख में रखता है, अपने मुंह में बस रखे रहता है। तो उससे इतनी कामोत्तेजना, इतनी काम शक्ति उत्पन्न होती है कि अगर कोई स्त्री का मद है, यानी कि उसको कुछ कम समय में ऑर्गेजम नहीं हो रहा है, तो उसके मद का नाश होगा। यानी कि जो स्त्री है उसका मद नाश होगा, उसको ऑर्गेजम हो जाएगा, सेक्सुअल ऑर्गेजम हो जाएगा। बाद में अगर वटी नहीं बनानी है, अगर उसका वलई बनाना है ना, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, इसका वलई भी बना लेते हैं। वलई यानी कि क्या है, रिंग। वलई मतलब रिंग, जैसे हम उंगली में रिंग पहन लेते हैं, तो ऐसा उसका वलई रिंग भी बना सकते हैं। या कुछ लोग पेस्ट भी बना लेते हैं, इसकी पेस्ट बनाने के बारे में भी बताया है। तो इसको कहाँ, इसका कैसे यूज करना है, अगर वटी नहीं लेकिन वलई बनाया या फिर उसका पेस्ट बना लिया,
तो इसको जो पुरुष और स्त्री जब संभोग के लिए आते हैं, सेक्स करने के लिए आते हैं, तो उस समय पे पेनिस के ऊपर लगाने के लिए उसका, या फिर रिंग पेनिस के ऊपर पहन लेने के लिए उसका उपयोग करते हैं, और बाद में संभोग करते हैं तो स्त्रियों का मद या दर्प नाश होता है। अभी मद और दर्प मतलब क्या है? कुछ कुछ स्त्रियों को मद होता है या फिर दर्प होता है, यानी कि उनको कामोत्तेजना बहुत बहुत ज्यादा होती है, जो खत्म ही नहीं होती, शांत ही नहीं होती। या फिर दर्प होता है, यानी कि कामोत्तेजना होती ही नहीं, शुरू ही नहीं होती। तो जो भी है, दोनों ही को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर झलुका के जैसा शेप भी बना सकते हैं। झलुका के जैसा शेप यानी कि क्या? आपने झलुका देखी ना, लीच, उसके जैसा शेप भी बना सकते हैं, तो उसको स्त्री की योनि के अंदर प्रविष्ट करवा देते हैं, तो उससे भी उसका जो मददर्प है वो नाश हो जाता है। तो इस तरह से पारद के जलूका बंद का यूज करते हैं। तो आपने अभी 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 समझ में आया होगा कि जलूका बंद जो है उसका यूज कैसे करेंगे, वटी या वलय या जलूका बना के। लेकिन इन एनी ऑफ द केसेस इसको पेट में नहीं पहुंचाना है, इसको कंज्यूम नहीं करना है, इसका उपयोग सिर्फ बाहरी उपयोग है इसका। तो इस तरह से इसको यूज कर लेते हैं। तो ये तो कहीं पे भी चिकित्सा में या फिर देहवाद में, लोहवाद में कुछ भी इसका उपयोग नहीं है। इसका जो उपयोग है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा है, कि ये स्त्रीणाम द्रावे अतिशस्यते, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गेजम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे 26 बंद खत्म होते हैं, वैसे खत्म तो नहीं होते, क्योंकि रसरत्न समुच्चय में ये जलुका बंद के बारे में ये 93, 94 और आगे बहुत बहुत सारे श्लोक इसके बारे में काफी डिटेल में बताया गया है शायद। और ये हमने यहाँ पे एक देखा और 8 है, 9 तरह से अलग अलग जलुकाएं बताई गई है। फिर उसकी साइज बताई है कि जैसे स्त्री की योनि की जो साइज होगी तो उसके अनुसार छोटी बड़ी कितनी कितनी अंगुल की चलुका बना लेनी है। बाद में वलय के स्वरूप में है तो कैसे पेनिस के ऊपर पेस्ट लगानी है, या फिर सिर्फ ग्लांस के ऊपर रख देना है, या और काफी सारी चीजें वहां पे डिटेल में बताई है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। हाँ, हमारे रेफरेंस बुक में ही है, लेकिन वो अभी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हमारे काम की नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पारद बंध खत्म होता है। फिर आगे हम पारद का शोधन और फिर उसके अष्ट संस्कार वगैरह चीजें आगे डिटेल में देखेंगे, तो वो अभी तो नहीं लेते, आज का समय हो गया है समाप्त। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे क्या दिखता है हमें, अभी पारद बंध हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हुआ, पारद बंध। अभी आगे है पारद का शोधन और पारद के अष्ट संस्कार। तो वो हम सीखेंगे, सामान्य शोधन, विशेष शोधन और पारद के 8 संस्कार। और हाँ, आज जो है मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वैसे बहुत इजी होमवर्क है, आपको थोड़ा समय देना है इसको। शोधन, पारद का शोधन जो है वो तो हम सीखेंगे, लेकिन अष्ट संस्कार जो है उसके वीडियोस जो है मैं आपको भेजूंगा। वैसे रसशास्त्र के ग्रुप में तो, व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने एक बार भेजे थे इससे पहले, शायद देखे भी होंगे, नहीं भी देखे होंगे कुछ कुछ लोगों ने। लेकिन आज, आज कल परसों 2-3 दिन में आपको ये देख लेने हैं, क्योंकि भारत के अष्ट संस्कार जब हम पढ़ते जाएंगे तो उस समय पे ये कुछ सिर्फ थियरी का टॉपिक नहीं है। भारत के शोधन, भारत के अष्ट संस्कार ना, ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है। भारत बंद के जैसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, ये हम कर सकते हैं, भारत का शोधन करेंगे, अष्ट संस्कार भी पॉसिबल है। और तो उसका प्रैक्टिकल, कुछ लोगों ने अष्ट संस्कार के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, तो वो आप देखिए और थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करिए खुद से ही। हम थियरी पढ़ेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये शोधन, अष्ट संस्कार आने वाले टॉपिक जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बहुत बार, या लगभग समझ लीजिए हर बार एग्जाम में होते हैं, पारद शोधन, पारद के अष्ट संस्कार। तो आज अभी क्लास खत्म होगा, उसके बाद मैं आपको वो वीडियो की लिंक भेज दूंगा, तो आप यूट्यूब पे आप सारे ही वीडियो, अभी क्लास बंक करके नहीं, लेकिन शाम को है ना, दूसरे क्लासेस अटेंड करिए, और दोपहर में, शाम में आपको जब भी समय मिलता है, वो अष्ट संस्कार के 8 वीडियो आप देख लीजिए बारी बारी से। आपको उसमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, थोड़ा नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन आगे हम थियोरी में समझेंगे। तो आज इतना रखते हैं, और अब आप जो है अपनी अटेंडेंस भी भेज दीजिए।